everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about Expanded Program on Immunization EPI, and in the previous video we will discuss about National Sexually Transmitted Disease Control Program and Iodine Deficiency Disorder Control Program. So without any further delay, let's start our topic. Firstly, we will study about introduction of EPI. The expanded program on immunization was launched in 1978 by the government of India with support from the WHO. जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है वो 1978 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और किसने सपोर्ट किया था? WHO ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ चाइल्डहुड आर प्रिवेंटेबल बाय इम्यूनाइजिंग अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी हैं चाइल्डहुड में जो कि प्रिवेंटेबल की जा सकती है अगर हम उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवा ले तो। In 1985, EPI was modified and renamed as the Universal Immunization Program (UIP) and is now one of the largest public health program in the world. 1985 में EPI को मॉडिफाई किया गया और इसका रीनेम रखा गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और अब ये सबसे लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में। UPI has become a part of child survival and safe motherhood in 1992. UIP is an important component of RCH program and currently under NHM. जो UPI है ये एक पार्ट बन चुका है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड का 1992 में, और जो ये UIP है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है RCH प्रोग्राम में, और करंटली NHM में भी इम्पोर्टेंट है। NHM स्टैंड्स फॉर नेशनल हेल्थ मिशन। अब इस प्रोग्राम के गोल्स देखते हैं। टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी ड्यू टू वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से। सेकेंड गोल है to achieve 100% immunization coverage for all eligible individuals। 100% immunization coverage अचीव करना है जितने भी एलिजिबल इंडिविजुअल है सभी का। थर्ड गोल है टू इरेडिकेट डिजीज लाइक पोलियो एंड एलिमिनेट अदर्स लाइक मीजल्स एंड टेटनस। इरेडिकेट करनी है डिजीज जैसे कि पोलियो, एलिमिनेट करना है मीजल्स, टेटनस इंजेक्शंस वैक्सीन्स लगाकर। अब इसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेट वैक्सीनेशन सेशन विद PHC सेंटर्स। PHC सेंटर्स में वैक्सीनेशन सेशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एक्सपेंड द वैक्सीनेशन। एप्रोप्रिएट मेजर के थ्रू वैक्सीनेशन को एक्सपेंड किया जाना चाहिए फुल कवरेज के साथ एलिजिबल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स। रेगुलर सप्लाई की जानी चाहिए वैक्सीन्स की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथिंग द कोल्ड चेन। जो कोल्ड चेन है उनका स्ट्रेंथन करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सोनल। हेल्थ पर्सोनल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्रमोट करवाना है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। इनकॉर्पोरेटिंग हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज रिलेटेड EPI। इनकॉर्पोरेटिंग हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज करानी चाहिए रिलेटेड टू EPI प्रोग्राम। नेक्स्ट एंश्योरिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना चाहिए सप्लाईज के थ्रू। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन। एक सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए जो कि पूरा मॉनिटर करेगा कंटिन्यूसली और इवेल्युएट करेगा कि कम्युनिटी का कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है इस प्रोग्राम में, कितना नहीं। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग ऑपरेशनल रिसर्च टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज इन द प्रोग्राम एंड सजेस्ट मेथड ऑफ इन्वॉल्वमेंट।
अंडरटेकिंग करना चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि कितनी डेफिशिएंसी, कितनी डिफ़िकल्टीज हुई है इस प्रोग्राम के थ्रू। कुछ मेथड्स जो है सजेस्ट करने चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। ये थे इस प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट देखते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। Pulse polio immunization was launched in 1995. This program is a special campaign under UIP. जो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन है वो 1995 में लॉन्च किया गया था और जो ये प्रोग्राम है ये स्पेशल कैंपेन लगाता है UIP के अंडर। नेक्स्ट है under this program children 5 years of age are given additional oral polio drops in December and January every year on fixed days. इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम के अंडर जो चाइल्ड है 5 ईयर के जो चाइल्ड है उनको एडिशनली ओरल पोलियो ड्रॉप्स मिलनी चाहिए दिसंबर और जनवरी में, वो भी फिक्स डेज पर। अब इस प्रोग्राम के एम्स देखते हैं। To eradicating poliomyelitis in India by giving OPV to all children under 5 years of age. इरेडिकेट करवाना है पोलियोमेलाइटिस इंडिया से OPV ड्रॉप्स देकर बच्चों में जो भी 5 इयर्स के हैं उनको। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ वर्ल्ड पोलियो वायरस, ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कराना जो भी पोलियो वायरस है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कवर एवरी चाइल्ड अंडर 5 ईयर और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर जितने भी 5 ईयर्स के अंडर बच्चे हैं सभी को कवर करना है। नेक्स्ट अचीव पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन, पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन अचीव करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया। कुछ माइलस्टोन्स जो कि इंडिया ने ग्रैब किए हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। फर्स्ट माइलस्टोन है 1978 EPI was introduced after smallpox eradication. Vaccination against BCG, DPT, OPV, typhoid was limited to only urban population. जो EPI है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका था और इसमें कुछ वैक्सीनेशंस थी जैसे कि BCG, DPT, OPV, ये सभी वैक्सीन सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन तक ही लिमिटेड हुई थी। फिर 1985 में UIP इंट्रोड्यूस मीजल्स इम्यूनाइजेशन वाज एडेड। 1985 में UIP ने मीजल्स को भी ऐड किया है। 1990 में विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट किया था। 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था CSSM। 1995 में पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे स्टार्ट किया था। 1997 में RCH1 लॉन्च हुआ था। 2005 में RCH2 और NRHM लॉन्च किया था। NRHM स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2010 एंड 2011 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी। 2016 में रोटा वायरस जो था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड चेन। द कोल्ड चेन इज द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन्स का जो कि लो टेम्परेचर पे 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। जिस प्लेस पे मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से जहाँ पे उस वैक्सीन को जाना है वहाँ जो एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट है वहाँ तक हम कोल्ड चेन में लेके जाते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड चेन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वैक्सीन्स फ्रॉम गेटिंग डीनेचर्ड एंड प्रिवेंटिंग वैक्सीन फेलियर। कोल्ड चेन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो वैक्सीन्स है उनको प्रिवेंट किया जा सके, वो डीनेचर ना हो। नेक्स्ट है वैक्सीन्स विच शुड बी केप्ट इन फ्रीजर compartment are polio and measles, as polio is most sensitive to heat and must be stored at -20 degree Celsius.
वैक्सीन्स हमें कौन कौन सी फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखनी चाहिए, वो है पोलियो, मीजल्स। वो पोलियो किस लिए, क्योंकि जो पोलियो है वो मोस्ट सेंसिटिव है हीट से, उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट है वैक्सीन्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की वैक्सीन डीपीटी, टीटी, डीटी और बीसीजी डाइल्यूट आर स्टोर्ड इन द कोल्ड पार्ट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज। जो ये वैक्सीन्स हैं इनको हम कोल्ड पार्ट में तो रखेंगे बट इनको कभी हम फ्रीज नहीं करेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कोल्ड चेन के। वर्क इन कोल्ड रूम फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। थर्ड कंपोनेंट है डीप फ्रीजर। फोर्थ कंपोनेंट है कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन कैरियर्स। लास्ट पॉइंट है थर्मामीटर एंड टेम्परेचर लॉग बुक्स। ये थे कोल्ड चेन के कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इन्फेंट, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन का नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन का। इस रो में वैक्सीन्स है, इस रो में व्हेन टू गिव कब देनी चाहिए, डोसेज, रूट और साइट, ये हम अभी देखेंगे। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन को हम टीटी की फर्स्ट डोज देंगे। कब देंगे, अर्ली इन प्रेगनेंसी 0.5 ml देंगे IM अपर आर्म में। फिर टीटी का सेकंड डोज कब लगता है, 4th वीक में आफ्टर TT1। टीटी के 1 डोज के बाद हम आफ्टर 4th वीक में TT2 देंगे 0.5 ml IM और अपर आर्म में। फिर टीटी बूस्टर कब देंगे, इफ रिसीव टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स। जब किसी वुमेन को TT1, TT2 3 साल के अंदर अंदर लग चुका है तब हम उसको बूस्टर डोज देंगे। अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो हम TT1, TT2 दोबारा देंगे 0.5 ml IM और अपर आर्म में। ये था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब देखते हैं इन्फेंट के लिए। BCG वैक्सीन लगती है, एट बर्थ लगती है 0.5 ml ID और अपर आर्म लेफ्ट की तरफ। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ये बर्थ डोज होता है, एट बर्थ लगता है 0.5 ml लगता है IM और मिड थाई लेफ्ट। फिर नेक्स्ट OPV 0 डोज लगता है, एट बर्थ 2 ड्रॉप्स लगता है, ओरल और ओरली साइट है। फिर नेक्स्ट है OPV 1, 2 एंड 3। OPV 1 कब लगता है, 6th वीक पे, 2 कब लगता है 10th वीक पे, 3 कब लगता है 14th वीक पे, 2 ड्रॉप्स लगता है ओरल। फिर है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट 1 कब लगेगा, 6th वीक में, 2 कब लगेगा 10th वीक में, 3 कब लगेगा 14th वीक में, 0.5 ml IM और मिड थाई लेफ्ट में लगता है। फिर नेक्स्ट है रोटा वायरस। रोटा वायरस कब लगता है, 6, 10 एंड 14 वीक्स में लगता है, 5 ड्रॉप्स लगता है, ओरल साइट है। फिर है निमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये 6 एंड 14 वीक में लगता है, 0.5 ml लगता है IM और मिड थाई राइट में लगता है। फिर है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, ये 6 और 14 वीक में लगता है, 0.1 ml लगता है ID अपर आर्म राइट में। फिर नेक्स्ट है मीजल्स रूबेला फर्स्ट डोज, 9th मंथ में लगता है, 0.5 ml SC सबकुटेनियस लगता है अपर आर्म राइट में। फिर नेक्स्ट है जैपनीज एन्फ्लूएंसाइटिस, ये 9th और 12th मंथ्स में लगता है, 0.5 ml लगता है, सबकुटेनियस लगता है, अपर आर्म लेफ्ट में लगता है। ये था इन्फेंट के लिए। अब देखते हैं चिल्ड्रन के लिए। DPT बूस्टर का फर्स्ट डोज लगता है 16 to 24 मंथ्स में, 0.5 ml लगता है IM और मिड थाई लेफ्ट में लगता है। फिर नेक्स्ट है मीजल्स रूबेला का सेकंड डोज कब लगता है, 16 to 24 मंथ्स में लगता है, 0.5 ml लगता है, सबकुटेनियस लगता है और अपर आर्म लेफ्ट में लगता है। फिर नेक्स्ट है OPV बूस्टर कब लगता है, 16 to 24 मंथ्स में लगता है, 2 ड्रॉप्स लगता है, ओरल लगता है, साइट भी ओरल ही है। फिर है जैपनीज एन्फ्लूएंसाइटिस, 16 to 24 मंथ्स में लगता है, 0.5 ml लगता है, SC लगता है और अपर आर्म लेफ्ट में लगता है। फिर है विटामिन A, 16 मंथ्स में लगता है, 2 ml लगता है, ओरल। फिर नेक्स्ट है DPT बूस्टर डोज 2,
5 to 6 ईयर्स में लगता है 0.5 ml IM और अपर आर्म में लगता है। अब TT कब लगता है? 10 ईयर और 16 ईयर्स में लगता है, 0.5 ml लगता है, IM लगता है और अपर आर्म में लगता है। सो ये था चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन इम्यूनाइजेशन। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए इम्यूनाइजेशन के टाइम पर। सो सबसे फर्स्ट है शुड सुपरवाइज द वर्क ऑफ हेल्थ टीम एंगेज इन इम्यूनाइजेशन। सुपरवाइज करना है हेल्थ टीम का कि वो एंगेज हो रही है कि नहीं इम्यूनाइजेशन में। सेकंड है ओनली डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड। डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कोल्ड चेन शुड बी मेंटेन्ड। कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है रेस्ट्रेंट्स कैन बी यूज फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। जितने भी चिल्ड्रन हैं जब उनको वैक्सीनेशन लगे तो रेस्ट्रेंट जरूर होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए उनका। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन अदर देन TT। प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस जो है वो अपनाने होते हैं TT के टाइम पर। Malnourished children should be vaccinated but their parents should be advised regarding proper nutrition of the child। जो malnourished children होते हैं उनको वैक्सीन तो लगा दिया जाता है लेकिन उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है, गाइड किया जाता है कि बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन करने के लिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर acute respiratory tract infection seizures और during any severe illness vaccination should be postponed। अगर बच्चे को हाई फीवर है या फिर ARTI है, सीजर्स हैं, इलनेस है तो वैक्सीनेशन पोस्टपोन कर दी जाती है। और लास्ट क्या है द हैजार्ड ऑफ वैक्सीनेशन शुड बी प्रिवेंटेड बाय एक्यूरेट टेक्निक एंड प्रिकॉशंस। अगर वैक्सीनेशन लगाते टाइम कोई हजार्ड हो जाए तो उसको एक्यूरेट टेक्निक से प्रिवेंट करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस हैं वो अपनाने चाहिए। सो ये था हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप you will understood the topic. In the next video, we will discuss about National Water Supply and Sanitation Program. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.